श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो है नीट के बच्चों के लिए जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और यूपी स्टेट से एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, क्योंकि अब सीज़न आ चुका है नीट का। जेईई का सीज़न ख़त्म हो गया और नीट का काउंसलिंग शुरू हो चुका है। तो आज से मैं आपको हर एक स्टेट पर एक वीडियो बना कर लेकर आऊँगा कि काउंसलिंग का प्रक्रिया क्या है और कैसे आप वहाँ पर गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कौन कौन बच्चे ले सकते हैं। तो यह वीडियो है बच्चों यूपी के बच्चों के लिए, यूपी नीट काउंसलिंग, जिसका नोटिफिकेशन डीजीएमई की वेबसाइट पर आता है। यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज में कौन बच्चे पढ़ सकते हैं? आपको या तो वहाँ से 10th-12th पास होना चाहिए या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप वहाँ के जो राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज है एडमिशन ले सकते हैं। ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 18 तारीख से, आपको पता ही होगा जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है ना। तो 18 से शुरू है, लगभग 28 जुलाई की सुबह 11 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगी। और रजिस्ट्रेशन जो चलेगी वो यूपी नीट का जो वेबसाइट है उसके ऊपर चलेगी। रजिस्ट्रेशन चार्ज 2000 रुपये हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी मनी जो लगते हैं वो उसके ऊपर मैं बता दे रहा हूँ कि यूपी नीट ईजी 2025 की प्रथम वर्ष 2025 से 26 में जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उस पर आप ध्यान से इस बात को सुने। ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा 2000 रुपया शुल्क जमा करना अनिवार्य है। यानी आपको 2 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको देने होंगे। पंजीकरण शुल्क किसी भी कीमत में वापस नहीं होगा। आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसके लिए 2000 देना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट के बच्चे हैं 2000 रुपये कोई रिटर्न नहीं देना है। ईजी 2025 में आए अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय आपको यूपी नीट GOV साइट पर जाना है, जहाँ पर ऑनलाइन सत्यापन में तो किसी एक नोडल सेंटर को चयन करना होगा। अभिलेखों को सत्यापन हेतु नोडल सेंटर की यूपी नीट ईजी 2025 की नीति निर्धारण विषयक शासनादेश जो 18 जून 2025 को काउंसिल में दी गई है उसको पूरा करना चाहिए। अब राजकीय क्षेत्र के मेडिकल डेंटल पाठ्यक्रम सीटें हेतु 30,000 रुपये जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है एमबीबीएस बीडीएस है वो वहाँ के बच्चों के लिए 30,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, धरोहर राशि। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस है उनके लिए 2 लाख और जो डेंटल कॉलेज है उनके लिए 1 लाख रुपया ये है सिक्योरिटी मनी जो कि आपको जमा करना होगा। साथ में हाई स्कूल का मार्कशीट, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, आरक्षण से संबंधित OBC SC ST आप कैटेगरी से अगर यूज करते हैं PWD NOC ये सारा अगर आप है वो रखिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि आपको पर लागू होता है, आप यूपी के हैं, अगर आप वहाँ से 10th-12th नहीं पास किए तो आपको डोमिसाइल होना चाहिए, तो आपको यूपी को कॉलेज मिल सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय और निजी मेडिकल माने स्टेट गवर्नमेंट का, राजकीय का भी, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी, दोनों का क्षेत्र को सीटें हेतु एमबीबीएस और बीडीएस में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दोनों मैंने मेडिकल के लिए भी और डेंटल के लिए स्टेट और प्राइवेट कॉलेज में, उनको 2 लाख रुपया की सिक्योरिटी मनी या धरोहर राशि जमा करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय और निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेज के सीटें हेतु वहीं पर बीडीएस की मैंने गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज बीडीएस के लिए उन्हें 1 लाख रुपया की सिक्योरिटी मनी देनी जानी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? और धरोहर राशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी। जो इस सिक्योरिटी मनी है वो एडमिशन फी में आपको माइनस नहीं होगा, ये अलग से आपको जमा करना होगा। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि धरोहर राशि का जमा करते समय स्वयं के बैंक अकाउंट का यूज करना है आपको, क्योंकि समस्त काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत आवंटित प्रवेशित अभ्यर्थियों को धरोहर राशि उसी बैंक खाते में नियमानुसार वापस की जाएगी जिस खाते से धरोहर राशि जमा की है। नहीं, जो आप सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद में तो आप अपने अकाउंट से जमा करेंगे, कल को अगर आपको सीट अपॉइंटेड नहीं हो तो ये पैसा आपको उसी अकाउंट में वापस आ जाएगा। राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज हेतु प्रथम चक्र की काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा, अभ्यर्थी को निःशुल्क निर्गम फ्री एग्जिट का माने सुविधा होगी, अर्थात प्रथम राउंड यानी प्रथम चक्र यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि फर्स्ट राउंड, हिंदी में बोलेंगे उसको प्रथम चक्र की काउंसलिंग में आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं ली जाता है तो उसकी धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। माने किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गया और वो एडमिशन नहीं लेता है फर्स्ट राउंड में,
तो फ्री एग्जिट कर सकता है, ये पैसे रुपये उनके अकाउंट में चले जाएंगे। उसके अलावा प्रथम सेकंड फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में निःशुल्क निर्गम फ्री एग्जिट की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी द्वितीय अथवा तृतीय चरण की काउंसलिंग में पुनः प्रतिभाग कर सकता है। अगर फर्स्ट राउंड में एग्जिट हो जाता है फ्री एग्जिट, और चाहेगा तो सेकेंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। जो आरक्षण है वहाँ के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर संबंधी समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में उत्तर प्रदेश के समस्त प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। आप अगर आरक्षण ले रहे हैं, आप पिछड़े वर्ग से हैं या वर्ग अनुसूचित SC जाति से है, तो जो यूपी गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसके ऊपर में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आरक्षण प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 की बात का होना चाहिए। EWS जो सर्टिफिकेट है, जो जनरल कैटेगरी बच्चे बनाते हैं, उनका 1 अप्रैल 2025 का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद SC/ST श्रेणी के अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अत्यंत प्रारूप निगत रूप से जिसके प्रमाण पत्र पर ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक रूप से हो सके। माने आपको SC/ST के हैं तो कोशिश करें कि आप ऑनलाइन बनाए कि कल को वेरिफिकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। उत्तर प्रदेश से जो अलग स्टेट के बच्चे हैं उनको जनरल कैटेगरी माना जाएगा, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। EP-NEET UG 2025 के अंतर्गत उच्च श्रेणी के आरक्षण संबंधी हेतु निम्नलिखित बिंदुओं को अनुसार प्रमाण पत्र समान होना चाहिए। दिव्यांगजनों की दिव्यांगता प्राप्त DGHS MOHFW न्यू दिल्ली द्वारा प्रमाणित माने वहाँ से आपको जारी होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के आरक्षण संबंधी मूल प्रमाण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित रूप से उत्तर प्रदेश के सख्त प्रतिनिधि द्वारा ही लागू, जो फ्रीडम फाइटर है अगर उनके कोई डिपेंडेंट है तो उनके लिए जो EP का फॉर्मेट है उसमें होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक युद्ध में अपंग सेवानिवृत्त सहित पुत्रवृत्ति के निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र की मान होंगे। जो भूतपूर्व सैनिक है या जिनके कोई वार में कोई शहीद हो गए उनके डिपेंडेंट के लिए जो उक्त प्रमाण पत्र उसी फॉर्मेट में मान्य होगा जो फॉर्मेट में है। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात किसी विषमता की स्थिति से बचने के लिए काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से पूर्व ही संबंधित कॉलेज के बारे में स्वयं संपूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर लें। यानी अगर आप जिस कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने से पहले आप खुद उस कॉलेज को जाकर ऑन ग्राउंड चेक कर लें कॉलेज कैसा है नहीं है। ये आपके फ़ायदे के लिए यहाँ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। अभ्यर्थी द्वारा राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज सीटों पर प्रवेश हेतु चॉइस फिलिंग अपनी वरीयता अपनी प्रियोरिटी के अनुसार के आधार पर की जाए। अभ्यर्थी द्वारा केवल उन्हीं कॉलेज की चॉइस भरे जाए जिनमें उन्हें प्रवेश हेतु इच्छुक है। अगर आप जिस कॉलेज को चाह रहे हो अगर उसी को ले जाकर चॉइस फिलिंग आपको करना है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना है। अगर एक बार चॉइस फिलिंग कर दिए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस लॉक करना है, नहीं तो आप कैंसिल हो जाएंगे। चॉइस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा, मना आवंटन प्रक्रिया में स्वतः बाहर हो जाएगा। इसलिए चॉइस जब आप फिलिंग करते हैं तो उसे लॉक अवश्य करेंगे। चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करने पर किसी की दशा में लॉक की गई चॉइस को संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार आप चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिए तो दोबारा आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। इस संबंध में प्राप्त आवेदन पर महानिदेशालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। राजकीय क्षेत्र के डेंटल और MBBS आवंटित अभ्यर्थी को पुलिस प्रक्रिया आवंटित कॉलेज में पूर्ण की जाएगी। निजी क्षेत्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेज जो प्राइवेट है, निजी यानी प्राइवेट, मैं हिंदी में बता रहा हूँ नोटिफिकेशन को पढ़कर कि निजी यानी प्राइवेट जो MBBS कॉलेज में आवंटित अभ्यर्थी को पुलिस प्रक्रिया शासन द्वारा नियमित नोडल सेंटर पर संपन्न की जाएगी। नोडल सेंटर की सूची EP की UG 2025 वर्ष में दिया गया है। निजी क्षेत्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी को शासन अल्पसंख्यक संस्था द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क ट्यूशन फी महानिदेशक चिकित्सक शिक्षा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में तैयार CTS बैंक ड्राफ्ट को लखनऊ में दे हो। प्रवेश के समय निर्धारित नोडल सेंटर में जमा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। माने जो आपको आवंटन अगर प्राइवेट का कॉलेज में MBBS BDS हो जाता है तो निर्धारित जो शिक्षण शुल्क है आपको इनके नाम पर DD बना के जमा करना। यह है EP-NEET के ऊपर EP-NEET का काउंसलिंग जो कि बच्चों 18 तारीख से आपको स्टार्ट हो चुका है और 28 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया 2000 लगेगा। सिक्योरिटी मनी MBBS और BDS
ये है प्राइवेट के लिए 2 लाख और BDS के लिए 1 लाख। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज 30,000 के MBBS प्लस BDS। लेकिन वैसे बच्चे जो यूपी के हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए वो चाहते हैं कि मैं पार्टिसिपेट करूं, MBBS में तो 2 लाख और 1 लाख रुपया BDS के लिए आपको देना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इसको लेके यूपी नीट पर आपको कोई भी और भी अगर डाउट है, अगर आप समझ नहीं पाए हैं वीडियो में, तो आप पर्सनली 60 केयर काउंसलिंग 7903895163 पर कॉल करके जान सकते हैं। यूपी नीट का इंतज़ार काफ़ी दिनों से बच्चों को था। यूपी का काउंसलिंग काफ़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ सीटें भी हैं। तो कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं यूपी नीट में, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी किस हालत में रिफंडेबल नहीं माना जाएगा, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। बस अब आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।